स्वागत है साथियों आपका पॉलिटी की क्लास में। आज हम लोग जो संविधान का ऐतिहासिक विकास का चरण है हम लोग उस पर प्रकाश डालेंगे। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर संवैधानिक विकास की जो बात की जाएगी उसमें जब अंग्रेज लोग भारत पर अपना औपनिवेशिक शासन कर रहे थे उसके दरमियान किन किन अधिनियमों के माध्यम से, किन किन एक्टों के माध्यम से भारत में क्रमिक रूप में जो है संवैधानिक संस्थाओं का क्रमिक विकास जो हुआ उसकी चर्चा किया जाना है, और किस अधिनियम के माध्यम से कौन सा प्रावधान लागू किया गया हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जो ब्रिटिश शासन के समय में, मतलब अंग्रेजों के शासन काल के समय में जिन अधिनियमों का विकास हुआ हम उन्हें दो चरण में पढ़ते हैं, दो चरण के अंतर्गत। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन, जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के पश्चात भारत में उन्होंने अपना व्यापारिक कार्य शुरू किया, आरंभ किया। उसके पश्चात किस तरीके से उनके सामने जो चुनौतियां प्रस्तुत हुई उनको दूर करने के लिए एक व्यापारिक संस्था के रूप में उन चुनौतियों के दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब समाप्त कर दी गई और भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अंतर्गत रखा गया उसे भी हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट में हम लोग इसको पढ़ते हैं। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी क्षेत्र है, दीवानी अधिकार, राजस्व अधिकार, उन्हें जो है कंपनी को प्राप्त हुआ। कैसे? 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई है ना। बक्सर की लड़ाई एक निर्णायक जो है युद्ध माना गया। उसके पश्चात कहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बात की जा रही है। यहाँ पर जो दीवानी अधिकार हैं अर्थात वित्त से संबंधित है ना, और राजस्व राजस्व इकट्ठा करने का मामला जो वह कंपनी को मिल गया। मुगल सम्राट जो है अब युद्ध में हार चुके हैं और कंपनी जो है विजय प्राप्त कर चुकी है। उन्होंने क्या किया कि मुगल सम्राट से जो राजस्व संबंधी अधिकार थे उन्हें अपनी शर्तों के रूप में प्राप्त कर लिया। यहीं से शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो शासन की शुरुआत होती है उसकी बात की जा रही है। इसके पहले जो है वे भारत में व्यापार कर रहे हैं अच्छे तरीके से और व्यापार के माध्यम से लाभ कमा रहे हैं, लेकिन अब वो शासन व्यवस्था में सम्मिलित हो रहे हैं, भागीदारी उनकी हो रही है, जिसके अंतर्गत उन्होंने अभी क्या प्राप्त किया, राजस्व एवं दीवानी न्याय से संबंधित मामलों को प्राप्त कर लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौन से अधिनियमों के अंतर्गत जो है शासन करती है उनकी बात की गई है। तो सबसे पहले जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं। 1765 के बाद भारत में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा जो शासन किया जाना था आर्थिक पक्षों को लेकर, उसके समक्ष जो चुनौतियां उपस्थित हुई उन सबको वो करने के लिए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। जैसे इसके नाम से ही जो है प्रदर्शित होता है रेगुलेशन एंड रूल एंड रेगुलेशन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके द्वारा क्या किया गया, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अभी तक क्या था, ब्रिटेन की जो सरकार के माध्यम से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी ये एक व्यापारिक निकाय था। लेकिन जब 1773 में ये एक्ट पारित कर दिया गया और इसके माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान कर दी गई, अर्थात क्यों, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अब राजस्व संबंधी मामले देख रही है और इस अधिनियम के माध्यम से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो है इसे मान्यता तो प्रदान की कर दी गई। पहले क्या था कि जो बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, बम्बई, जो तमाम जगहों पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तमाम तरीके से युद्ध लड़कर अपने व्यापारिक हितों को जो है बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके जो अलग अलग क्षेत्रों के जो गवर्नर थे वे अलग अलग प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते थे। लेकिन इसके माध्यम से पहली बार क्या किया गया, केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत की गई, अर्थात अब जो है
भारत में जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, है ना। अन्य जो क्षेत्रों के गवर्नर थे उन्हें इनके अधीन लाया गया। कहीं ना कहीं से केंद्रीकरण की शुरुआत हो चुकी है, आप देखिए। क्यों? क्योंकि केंद्र में क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल, अन्य जो क्षेत्रों के गवर्नर हैं वो उनके अधीन रहेंगे, ठीक। और उनके लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की का जो है गठन किया गया। ये भी ध्यान में रखना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो है अन्य गवर्नर जनरल को कर दिया गया, और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद जो है प्रदान की गई, ताकि वे अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। ऐसे पहले जो है गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के तहत 1773 के तहत ही 1774 में 1774 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी कर दी गई। न्याय क्यों? क्योंकि जो अर्थव्यवस्था से संबंधित मामले थे, राजस्व से संबंधित मामले थे, उनसे संबंधित कई विवाद भी होते थे। तो उन मामलों को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, राजस्व संबंधी विषयों को सॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट को, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई, और जिसके माध्यम से जो नियम कानून थे यहाँ के, उन्हें भी थोड़ी तरीके से लागू करने की कोशिश की गई। और इस अधिनियम के माध्यम से निजी व्यापार और रिश्वत पर रोक लगा दिया गया। कंपनी जो है, कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप भारतीयों से निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, और जो रिश्वत है आप उसे नहीं ले सकते हैं। कंपनी की तरफ से का कार्य आपको करना है, निजी व्यापार नहीं करना है, निजी रिश्वत नहीं लेनी है। इस चीज पर बल दिया गया। फिर आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब पहले प्रयास तो ये किया गया कि 1773 के माध्यम से जो चुनौतियां थी उनको दूर किया जाए, लेकिन उसके पश्चात जो अन्य आने वाले समय में चुनौतियां थी उनको दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल और कंपनी के कर्मचारियों को छूट दी गई। किस मामले में? जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है, ठीक है, उसके माध्यम से यहां पर इन्हें छूट प्रदान कर दी गई कि अब आप कंपनी के कार्य करते दरमियान यदि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से राजस्व विषय को भी बाहर रख दिया गया, है ना। और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका सीमित कुछ क्षेत्र ही रह गया, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है, हम सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे। फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1784 में लाया गया। इसके माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को जो है पृथक कर दिया गया। राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया, अर्थात कंपनी अब राजनीतिक कार्य करने के लिए उसके लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन स्थापित कर दिया गया है, और प्रशासनिक कार्य और व्यापारिक कार्य है ना अलग अलग कर दिए गए हैं। राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, अर्थात दोहरी शासन प्रणाली कंपनी के अंतर्गत एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी में दो अलग अलग संस्थाएं अलग अलग कार्यों को देख रही हैं। व्यापारिक कार्यों के लिए अलग संस्था है और राजनीतिक कार्यों के लिए अलग संस्था है। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813। भारत में कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार था उसकी समाप्ति कर दी गई 1813 के तहत जो है। इसके अंतर्गत ये शामिल किया गया कि हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिरिक्त अन्य लोग भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में ही जो चाय और चीनी से संबंधित व्यापार थे उस पर कंपनी का एक अधिकार था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंतर्गत भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई, और भारत में शिक्षा प्रणाली की थोड़ी सुधार की चर्चा की गई, है ना, ताकि जो है ईसाई मिशनरियाँ अपने अच्छे तरीके से कार्य कर सकें, और जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी हित हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। फिर आता है 1833 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम। इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को
भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। आप देख रहे हैं, पहले बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बने, फिर अब बंगाल के गवर्नर जनरल से जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जा रहा है। और इनके अंतर्गत जो है सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां इसमें निहित कर दी गई। कि ध्यान में रखना है क्या, नागरिक और सैन्य शक्तियां जो है इस एक पद के अंतर्गत शामिल कर दी गई हैं। और ऐसे पद पर पहली बार जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है बैठाया गया है। ठीक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर आगे मद्रास मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी कार्यों से वंचित कर दिया गया। जो मद्रास और बम्बई की बात हम कर रहे हैं, है ना, उनको जो विधायिका से संबंधित अधिकार क्षेत्र थे उनसे जो है उन्हें वंचित किया गया और उसे समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक निकाय बनाया गया। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से प्रशासनिक निकाय बन चुका है। ठीक, फिर आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया गया। गवर्नर जनरल जो थे वो, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े 1773 के माध्यम से कि बंगाल के गवर्नर जनरल को एक 4 सदस्यीय जो है कार्यकारी जो है परिषद मिल गई, लेकिन वही परिषद जो है विधियों का भी निर्माण करती थी, वही परिषद जो है कार्यपालिका का भी कार्य करती थी। लेकिन अब जो गवर्नर जनरल हैं 1853 में यह प्रावधान किया गया कि इनके लिए विधायी कार्यों को करने के लिए अलग एक छोटी सी संस्था होगी और प्रशासनिक कार्यों अर्थात कार्यकारी कार्यों को करने के लिए एक दूसरी संस्था का निर्माण किया गया। केंद्रीय विधान परिषद जो कि छोटी संसद की तरीके से जिसने कई कार्य किया, है ना। अब विधायी कार्यों को करने के लिए एक छोटी संसद का, केंद्रीय विधान परिषद का जो है गठन किया गया। और इसी अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का भी आयोजन, इसका प्रावधान किया गया। फिर केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया गया। जो केंद्रीय विधान परिषद है, जो केंद्रीय संसद की हम बात किए जा रहे हैं अभी, केंद्रीय विधायिका की, उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व की भी शुरुआत की बात की गई है। फिर आता है ताज का शासन, अच्छा अर्थात ब्रिटिश क्राउन का शासन। ठीक, इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले हम देखते हैं 1857 का अधिनियम। 1857 का अधिनियम का तात्पर्य यह है कि जब मुख्य रूप से 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके पश्चात जो है ब्रिटिश शासन ने यहाँ पर कुछ नियमों में बदलाव किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। लो भाई, अब आप शासन नहीं करेंगे। गवर्नर जनरल का जो पद था उसे बदलकर वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को जो है पहला वायसराय बनाया गया। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट की समाप्ति कर दी गई। जो ब्रिटेन में दो संस्थाएं थी, दोहरी शासन प्रणाली जो लागू कर दी गई थी, एक राजनीतिक मामलों को देखने के लिए, एक प्रशासनिक जो है व्यापारिक मामलों को देखने के लिए। अब इस संस्था को समाप्त कर दिया गया और द्वैत शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया और एक नए पद का जो है सृजन किया गया जिसे राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव कहा गया। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं, फिर आते हैं 1861 का अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या है, भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। फिर केंद्रीय करण की शुरुआत, मद्रास बंबई की शक्तियां वायस मतलब फिर से जो है वापस ले ली गई और पूरी तरीके से जो है इसमें वापस दे दी गई और विकेंद्रीकरण जो है की शुरुआत की गई। अर्थात अभी जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया उधर शुरू हुई थी 1773 में, और जो है अब इसे फिर से विकेंद्रीकरण किया जा रहा है 1861 के माध्यम से, और बम्बई मद्रास को विधायिका संबंधी शक्तियों को फिर से दिया जा रहा है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई। जो आप लोग देखते हैं ना, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्तियां दी गई हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं से यहीं से जो है
इसी तरीके से वो आगे बढ़ती हैं। फिर आता है 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत जो है, जो विधान परिषदें हैं अ, उनको बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक। और गैर सरकारी सदस्यों के चुनाव की भी बात की गई। अब जो है, जो विधायिका है उसमें कुछ गैर सरकारी सदस्य शामिल किए जाने हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 1909 का जो है भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका के आकार में वृद्धि की गई। जो केंद्रीय संसद हो या प्रांतीय जो विधायिका है, अब उसे उसमें और सदस्यों को शामिल किया गया और उसके आकार में वृद्धि की जा रही है। अलग निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया जा रहा है। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, मार्ले मिंटो अधिनियम के अंतर्गत जो है, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की गई। अर्थात अब मुस्लिम मतदाता जो है, मुस्लिम जो सदस्यों का चुनाव है, उन्हें सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, है ना। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता के माध्यम से किया जा सकता है। यहीं से अभी इसके पहले तक जो प्रावधान था, इसके पहले तक की जो भी घटनाएं हो रही थी, उसके अंतर्गत देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की रणनीति बीज बोना शुरू कर दिए। और इसके अंतर्गत उन्होंने जो मुस्लिम मतदाता थे, उनको एक अवसर दिया कि वे धर्म को लेकर जो है, भारत में एक विभाजन के बीज वहाँ पे बोना शुरू कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 इसे जो है माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें यद्यपि अन्य भी प्रावधान है जो जो अधिनियम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बस हम उसी की यहाँ पे चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत ये किया गया कि जो केंद्रीय एवं प्रांतीय विषय हैं, उन्हें उस सूची को पहचान कर उसे पृथक कर राज्यों पर जो केंद्रीय नियंत्रण था उसे कम कर दिया गया, है ना। और लेकिन सरकार का ढांचा अभी भी केंद्रीय ही बना है। ऐसा नहीं कि यह संघ सरकार की बात की जा रही है। यह जो है अभी एकात्मक ही व्यवस्थाएं चल रही हैं। और बस ये है कि राज्य सूची के विषयों को पहचान कर उन्हें राज्यों को सौंपा गया और केंद्रीय नियंत्रण थोड़ा कम कर दिया गया है। प्रांतीय शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। आरक्षित विषय मतलब वे हैं जिन पे जो राज्यों के गवर्नर हैं प्रांतों के, वे अपनी कार्यपालिका के माध्यम से जिन्हें कार्य करना है। और हस्तांतरित विषय वे हैं जिसके अंतर्गत जो कार्यपालिका के सदस्य हैं, वे जो है विधायिका विधानमंडल के प्रति जो है उत्तरदायी हैं। ठीक है। और आरक्षित विषय में गवर्नर जनरल को जो है निर्णय लेने के अधिकार हैं। द्विसदनी व्यवस्था की भी शुरुआत की गई यहीं से, आप देखेंगे। फिर आता है प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। यहीं से आपको दिखाई पड़ने लगती है। वोटिंग के थोड़े बहुत जो है अधिकार दिए गए, है ना। कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक था। कितने? 3 सदस्य। केंद्रीय कार्यपालिका की बात की जा रही है उसमें अब 3 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया है। यद्यपि अभी भी कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट है, सेना का जो पद है, वह जो है भारतीय सदस्य को नहीं प्राप्त हो रहा था। सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन। जो प्रावधान 1909 के अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिमों को दिया गया था, वही प्रावधान अब भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों, सिखों के लिए भी दिया जा रहा है। क्योंकि अंग्रेजों ने यह देखा कि इसके उनके हित में बड़े अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। इससे देश में जो है फूट डालो और राज करो की राजनीति जो है अच्छे से फल फूल रही है और उसके परिणाम उनके पक्ष में जा रहे हैं। मुस्लिमों को ऐसा अधिकार देने के पश्चात जो है देश का जो ब्रिटिश शासन के प्रति आंदोलन चल रहा था, एकजुटता जो थी वह, उसमें बाधा उत्पन्न होने लगी। अब मुस्लिम जो है अलग तरीके से अपने हितों को ध्यान में रखने लगे। यदि भारतीय जो सिख हैं, जो ईसाई हैं,
यदि इनके साथ भी ऐसा किया जाएगा तो कहीं ना कहीं से जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो कमजोर पड़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। फिर आगे संपत्ति कर संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर जो है वोटिंग का राइट थोड़ा दिया गया। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं है, यहाँ पे संपत्ति, शिक्षा, इन सब के आधार पर। और लोक सेवा आयोग के गठन की भी बात की गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग के गठन की चर्चा इसलिए की गई क्योंकि सरकार को कुछ प्रशासनिक जो अधिकारी थे, ताकि उनके नियुक्ति का प्रावधान जो है, उनके प्रशिक्षण का प्रावधान, ये सारी चीज़ें पूरी हो सके, उसके लिए एक आयोग के गठन की चर्चा की गई है। फिर आता है 1935 का अधिनियम, इम्पॉर्टेंट है। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो है विषय जो हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है, उस पर चर्चा की गई है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत एक संघ की बात की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत जो है एक संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें जो प्रांत हैं उनको शामिल किया जाएगा और जो देसी रियासतें हैं उन्हें शामिल किया, मतलब उन्हें शामिल होने का अवसर रहेगा। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति भी कर दी गई। जो प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषय रखे गए हैं उनको समाप्त कर दिया गया। और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, यहीं से शुरुआत होती है उत्तरदायी शासन की। राज्यों में केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ। अब जो द्वैध शासन आरक्षित और हस्तांतरित विषय राज्यों के लिए थे, अब उन्हें कहाँ रखा गया, उन्हें केंद्र में शामिल कर लिया गया। अब केंद्र में एक हस्तांतरित विषय होता था, दूसरा आरक्षित। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। जो 6 प्रांत हैं, द्वीप प्रांत उस समय 11 थे, लेकिन 6 जो है प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। और दलित महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ावा दिया गया। आप देखेंगे जहां पर सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन के अंतर्गत मुस्लिमों को अधिकार दिया गया है, मुस्लिम पृथककरण शुरुआत किया गया। फिर सिखों को शामिल किया गया, भारतीय ईसाइयों को भी शामिल किया गया, भारतीय यूरोपियों को भी शामिल किया गया। अब जो है उसे बढ़ाकर दलित महिलाओं, मजदूर और अन्य वर्ग के लिए भी शामिल किया गया, जिससे कि भारत का जो आंदोलन है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, उसे कहीं ना कहीं तोड़ा जा सके। आप देखेंगे ये 1935, इस समय जो है भारत में लगातार आंदोलन चल रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार जो है गांधी भी अपने पूरे प्रदर्शन के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। फिर आता है भारत परिषद की समाप्ति भी हो गई इसी के अंतर्गत। और रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय मुद्रा एवं जो है वित्त शाख के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना भी कर दी गई। संघ लोक सेवा आयोग एवं प्रांतीय सेवा आयोग का गठन किया गया, है ना। लोक सेवा आयोग अलग है, संघ लोक सेवा आयोग है अलग है, और प्रांत लोक सेवा आयोग अलग है। यहाँ पे जब हम संघ की बात कर रहे हैं तो उसके लिए संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। फिर 1937 में संघीय न्यायालय, ये जो संघीय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये ध्यान में रखना है, ये संघ कभी जो है फाइनल इसे लागू नहीं किया जा सका है, यह व्यवहारिक रूप में नहीं प्राप्त किया जा सका। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से इसके लिए स्थितियां ही उत्पन्न हुई और प्रावधान ही ऐसे किए गए। फिर आता है 1947 का अधिनियम। 1947 के अधिनियम में ढेरों सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। 1900 जो हम लोग अभी ये 37 का अधिनियम पढ़ रहे थे, सॉरी 35 का, उसके पश्चात जो है फिर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो जाती है। फिफ्थ प्रस्ताव आता है, कैबिनेट मिशन आता है ना। भारत में जो है संविधान सभा का निर्माण होता है, जब हम लोग पहली क्लास पढ़ रहे थे, है? और फिर उसके पश्चात जो है 1947 का जो अधिनियम पारित होता है, 1947, ये ध्यान में रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो चुकी है, लेकिन 1947 में उसके पश्चात जो है ये अधिनियम पारित किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट उद्घोषणा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को करती है, जिस पे हम प्रकाश डालते हैं। ब्रिटिश राज की समाप्ति की तिथि का निर्धारण किया, जो 14-15 अगस्त की बात है उसकी चर्चा की जा रही है, जब 14-15 अगस्त को जो है 1947 को भारत आज़ाद कर दिया जाना है। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन की तिथि, एक भारत राज्य बनेगा, दूसरा पाकिस्तान राज्य बनेगा, इसकी भी चर्चा की गई। जो वायसराय का पद था उसे भी समाप्त कर दिया गया। अभी तक जो है वायसराय क्या थे, वो ब्रिटेन के जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटेन के राजा जो थे उनका प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन ही समाप्त हो रहा है तो इसलिए वायसराय का पद भी समाप्त कर दिया गया।
और जो भारत सचिव का पद था वो भी समाप्त कर दिया गया, कोई अब जरूरत ही नहीं है इनकी भी। देसी रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति की घोषणा की गई। जो भी देसी रियासतें थे जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है आते थे, अधीन थे, अब उन्हें भी समाप्त कर दिया गया, वो संप्रभुता जो है उन्हें सौंप दी गई। उसके पश्चात जो है भारत में जो संविधान सभा थी उसने अपने पूरी योग्यता के साथ कार्य किया और कूटनीतिक तरीके से वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन रियासतों को भारत में मिलाने का एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया, बहुत ही ज़्यादा, है ना। इसीलिए उनको भारत का जो है बिस्मार्क भी बोला जाता है। बिस्मार्क शब्द जो है कूटनीतिक शब्द है, जिसे हम लोग जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं वर्ड हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि 1947 के अधिनियम के तहत हैं कई प्रावधान, लेकिन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी की चर्चा की जा रही है कि ब्रिटिश राज की समाप्ति की तिथि की घोषणा की गई, भारत और पाकिस्तान की विभाजन की भी बात की गई है, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया है, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया है, देसी रियासतों को जो है संप्रभुता प्रदान कर दी गई है, और दोनों देशों को अपने लिए जो है कोई भी संविधान अपनाने के लिए ब्रिटिश जो है इस स्वयं इस अधिनियम को भी समाप्त करने के लिए सारे प्रकार के जो है अधिकार दिए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लासें आज की क्लास बस यहीं तक थी, ठीक है। और इससे संबंधित आगे जो भी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।